हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 इतिहास बुक का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, के अभ्यास प्रश्नों के हल करेंगे। तो अति लघु उत्तरीय में कुल 5 प्रश्न है और लघु उत्तरीय में भी कुल 5 प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय में कुल 6 प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। यह प्रश्न 2022 में पूछा है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, तुर्की का सुल्तान उस्मान गाजी इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार को भारतीय मुसलमान अपने पर विश्वघात के रूप में देखते थे। इसी विश्वघात से आयात होकर 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। दूसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न 2023 में पूछा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, रॉलेट एक्ट साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। इस कानून के तहत सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। तीसरा प्रश्न है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो इसको यह प्रश्न 2022 और 2020 दोनों में पूछा है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। चौथा प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। यह प्रश्न 2022 और 2020 दोनों में पूछा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि की 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करने से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। छठा प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, मेरठ षड्यंत्र मजदूर आंदोलन से संबंधित था। इस षड्यंत्र के तहत 1921 में कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर उनको मेरठ लाकर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सातवां प्रश्न है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में लिखें। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, जतरा भगत का जन्म सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिला में हुआ था। 1912-14 में इन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स इत्यादि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय मजदूरों का कई तरह अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाने लगा तथा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित किया जाने लगा। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल करने तथा उनके मांगों का समर्थन करने के लिए AITUC की स्थापना की गई। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन था कैसे। यह प्रश्न 3 बार पूछा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, भारत में अंग्रेजों की बढ़ रही बड़बड़ नीतियों के खिलाफ गांधी जी द्वारा 1921 में आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के पूर्व भारत में इतना व्यापक रूप से कोई आंदोलन नहीं हुआ था। इस आंदोलन में हर वर्ग जाति के लोग शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। यह प्रश्न 2019 में पूछा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न परिणाम हुए। पहला, समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया। तीसरा,
पहली बार कांग्रेस से समानता के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने बातचीत किया। चौथा, ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में गिरावट आई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? यह प्रश्न 2023 में पूछा है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा। कांग्रेस के स्थापना से पूर्व क्षेत्रीय स्तर पर अनेकों संगठन बना हुआ था। इन संगठनों को एकजुट करने के लिए आनंद मोहन बोस और ए.ओ. ह्यूम पूरा प्रयास किए। इसी क्रम में ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और अंततः 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न 3 बार पूछा है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा। बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि की 3/20 भाग पर यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करने से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो इसके उत्तर में लिखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था, जिसका निम्नलिखित उद्देश्य था। नौकरशाही की शक्ति में कमजोर करना था, दमनकारी कानूनों का विरोध करना था, राष्ट्रवादी शक्ति का विकास करना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। यह प्रश्न 2018 में पूछा है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ रहा था। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए इसे हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। यहाँ पर था नहीं रहेगा, सिर्फ है रहेगा। अतः सरकार ने भारतीयों के लिए कई नीतियों को लागू किया। गांधी और तिलक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, परंतु युद्ध बढ़ने के साथ भारतीयों का भरम टूट गया। युद्ध में हो रहे खर्च की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर करों का बोझ बढ़ा दिया, जिससे महंगाई काफ़ी बढ़ गई और इसके फलस्वरूप भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष प्रकट किया। इसी दौरान 1915 से 1917 के बीच होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। यहाँ पर चलाने रहेगा, समझौता हुआ। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष हुआ तथा इनके द्वारा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व युद्ध के प्रभाव से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास बहुत तेजी से हुआ। दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। यह प्रश्न 2020, 2021, 2022, 2014 4 बार पूछा है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा। असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण निम्नलिखित हैं, यानी असहयोग आंदोलन जो हुआ उसके 3 ही कारण थे, तो वो कौन से निम्नलिखित हैं। खिलाफत का मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव बनाना, यानी जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाना। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना और स्वराज की प्राप्ति, ये 3 कारण थे। अब परिणाम क्या हुए वो देखते हैं। असहयोग आंदोलन के अचानक रुकने से निम्नलिखित परिणाम हुए। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, पहला परिणाम तो ये हुआ। दूसरा परिणाम है खिलाफत का मुद्दे का अंत हो गया। तीसरा परिणाम स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई और न ही पंजाब में बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त हुआ। पांचवा, हिंदू मुस्लिम में एकता भंग हो गई। छठा, कांग्रेस एवं गांधी जी के प्रति पूरी भारतीय जनता का विश्वास जगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो इसके उत्तर में लिखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। साइमन कमीशन,
यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसके द्वारा भारत के स्वशासन के संबंध में विदेशियों द्वारा किया जाना था। आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण इसका घोर विरोध किया गया। अगला है नेहरू रिपोर्ट। यह नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान के रूपरेखा थी। यहाँ पर के लिख लीजिएगा, संविधान के रूपरेखा थी। यह रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को जारी किया गया, जिसे बर्केनहेड ने अयोग्य कहकर अस्वीकार कर दिया। तीसरा कारण है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। यह मंदी 1929 से 1930 में आई थी। पूंजीपति वर्ग की हालत खराब हो गई। गरीब किसान मजदूरों की हालत पहले से और बदतर हो गई। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बचाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाई, जिसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। यह प्रश्न 2016 में पूछा है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा, ब्रिटिश सरकार के नीतियों से भारतीय मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो रही थी। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव अन्य देशों के साथ साथ भारतीय मजदूरों पर भी पड़ा, जिससे मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही। इसका प्रभाव भी मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने के बाद समाप्त कर दी गई। इससे असंतुष्ट होकर मजदूरों ने मिल मालिकों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने मजदूरों की मांगों का समर्थन कर मिल मालिकों से मध्यस्थता का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप मजदूरों की मांगों को पूरा किया गया। आगे चलकर 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने AITUC की स्थापना किया। आगे चलकर इस मजदूर संगठन को वामपंथियों का सहयोग मिला तथा राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर भी शामिल हो गए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, देख लीजिए कितना बार पूछा है। 2020, 2021, 2018, 2015, 2012 और 2025 में भी ये पूछा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी चरण 1919 से 1947 के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। 1 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही वामपंथी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, कानपुर इत्यादि जगहों पर वामपंथी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। इस समय वामपंथियों में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्लाह, गुलाम हुसैन आदि प्रमुख नेता थे। प्रारंभ में इन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से वामपंथी विचारों का पोषण शुरू किया था, परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद देश में वामपंथी विचारधारा का तेजी से विस्तार हुआ। 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान वामपंथियों को अपने विचारों को फैलाने का एक अच्छा मौका मिला। अब ये लोग सीधे आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे। इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया। इसके बाद साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन्हें कांग्रेस का समर्थन भी मिला। 1925 में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। ये लोग स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से ही कार्य कर रहे थे। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। आपका प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल बोर्ड एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।